Hello and welcome back in another episode of MG Jewelers presents the Awkward and Uneasy Show। और ये वाले एपिसोड्स में भाई मज़ा आ जा रहा है। सीज़न 2 बहुत कमाल जा रहा है, तो हमने सोचा एक ऐसा एपिसोड लेकर आए जो कि इन्वेस्टर्स के काम आए, जो ऐसे लोगों के काम आए जो इन्वेस्ट तो करना चाहते हैं और गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, बट उनको कुछ नए टिप्स ट्रिक्स और बहुत सारी चीज़ें आज हम आपके लिए लेकर आए। साथ में हैं हमारे योगेश सोनी जी। मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ योगेश सोनी जी का, जो कि एमजी ज्वेलर्स ब्रांड को ब्रांड बनाने के पीछे वाले व्यक्ति हैं। और आज हम जानेंगे कि गोल्ड किंग योगेश सोनी जी ऐसी कौन सी ट्रिक शेयर करेंगे हमारे लिसनर्स को, हमारे व्यूअर्स को, जो कि आगे अगर वो लगाते हैं अपनी लाइफ में तो उनको गोल्ड इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज़्यादा आसान होने वाला है। तो मेरा नाम है उत्कर्ष। मेरा नाम है अंकित। तो आइए शुरू करते हैं। तो योगेश अंकल, सबसे पहला मेरा सवाल आपसे ही होगा कि सबसे पहले मैं आपकी जर्नी जानना चाहता हूँ, आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में मुझे थोड़ा सा बताइए। उत्कर्ष, अंकित, बहुत अच्छा लगा तुम लोग आज हमारे शोरूम पे ही बैठे हो और हम बहुत सौभाग्यशाली लोग हैं कि तुम जैसे यंग लोगों के साथ हम लोगों को अपनी बातें शेयर करने का मौका मिलता है। और जो प्लेटफॉर्म तुम लोगों ने बनाया है वाकई बहुत शानदार प्लेटफॉर्म है और मैं तुम लोगों को दोनों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जिस प्रोग्राम को तुम लोग कर रहे हो, लोगों के साथ जोड़ रहे हो, नमस्ते भोपाल, यानी पूरे भोपाल को तुम लोगों ने एक छोटे से मोबाइल के अंदर कैद कर लिया है। लोग आपके ब्रॉडकास्ट का, आपकी चीज़ों का इंतज़ार करते हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं तुम लोगों के साथ जुड़ा हूँ। थैंक यू सो मच। अंकित, अब क्वेश्चन कीजिए, आप मुझसे क्या बात करना चाहते हैं? मैं आपसे सबसे पहले आपकी जर्नी के बारे में जानना चाहता हूँ। आपका बालपन कहाँ गुजरा, आपकी फैमिली मेम्बर्स के बारे में, आप कैसे इस इंडस्ट्री के अंदर एंटर हुए। मैं अभी आपकी वो वाली जर्नी जानना चाहता हूँ। अंकित, सब कुछ महाकाल के पास है और मैं पैदा भी वहीं हुआ हूँ, उज्जैन। मेरी जन्मभूमि वही है और यूँ कहो कि एक मध्यम परिवार से मैं आया हूँ। ये बात अलग है कि मेरे पूर्वज जो थे वो नगर सेठ हुआ करते थे, मगर हर परिवार में, हर ख़ानदान में कोई एक ऐसा क्राइसिस आता है कि सब कुछ बर्बाद हो जाता है। तो मेरे फादर जो थे उन्होंने बहुत संघर्ष झेला। एक छोटी सी दुकान के अंदर उन्होंने घड़ी साजी का काम किया, घड़ी रिपेयरिंग का काम करते थे, मगर उन्होंने मुझे वो काम कभी भी नहीं सिखाया और हमेशा ये कहते थे कि आने वाले टाइम में बेटा घड़ी एक ऐसी चीज़ हो जाएगी कि लोग सुधरवाएंगे नहीं, फेंक देंगे, दूसरी खरीद लेंगे। तो उसको सीखने का कोई मतलब बचा नहीं था। और आज हम देख ही रहे कि आज की तारीख में एक व्यक्ति के पास 8-8, 10-10 घड़ियाँ होती हैं। ख़राब होने पे उसको वो कोने में रख देता है या किसी को गिफ्ट कर देता है, ख़त्म कर देता है। तो हमारा जो पुश्तैनी धंधा था सोने चांदी का, वो हमारे परदादा जी किया करते थे। उसी काम को हमको कंटिन्यू कराया गया और जर्नी जो स्टार्ट हुई उत्कर्ष भाई बिल्कुल जीरो से, मतलब फुटपाथ के ऊपर मैंने काम किया है भोपाल शहर में। सन 1990 में जब मैं आया था तो मुझे इस बिज़नेस के बारे में सही बताया ABCD भी नहीं मालूम थी कि ये कहाँ से स्टार्ट होता है, कहाँ से ख़त्म होता है। बट मेरे भाग्य में कुछ ऐसा लिखा हुआ था कि ए से ही मैंने स्टार्ट किया इसको, जहाँ गोल्ड ज्वेलरी की फर्स्ट बेस होती है, मतलब डिजाइनिंग, जहाँ से डिजाइनिंग का काम चालू होता है। मैंने उसी दुकान पे काम किया 2.5-3 साल मैंने काम सीखा। उसके बाद फिर मुझे खुद का काम मिलने लगा। मार्केट में मैंने जितने भी बड़े बड़े ज्वेलर्स हैं भोपाल शहर के नामी ग्रामी, उन ज्वेलर्सों को मैं सोना लेके आता था, उनसे उनको ज्वेलरी बना के देता था। धीरे धीरे करके मेरी ख्याति बढ़ती गई। ख्याति ऐसे बड़ी है कि आप अगर ईमानदार हैं तो लोग आपको चाहने लगेंगे। आपको सबसे पहला व्यक्ति याद है जिसने आप पे भरोसा किया था कि ये मेरा सोना है, ये लेके जाओ और इसका ऑर्नामेंट मुझे बना के लाके दो, ज्वेलरी मुझे बना के लाके दो? ठीक है, भोपाल शहर में जब मैं
इस काम में स्टार्ट किया था, तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ इस चीज़ के लिए कि भोपाल शहर का जो बुलियन किंग था विट्ठल दास सराफ हुआ करते थे, तो वो सिर्फ बुलियन का ही काम करते थे। अचानक उनसे मुलाकात हुई, उन्होंने कहा यार अपने को ज्वेलरी का होलसेल का काम चालू करना है। तो मैं समझता हूँ भोपाल शहर का पहला होलसेलर विट्ठल दास जी सराफ हुआ करते थे, और मेरी जर्नी वहीं से स्टार्ट हुई। उन्होंने काम चालू किया और मैंने भी कारीगरी का काम वहीं से चालू किया। फिर धीरे धीरे करके होलसेलर बढ़ते गए। एक टाइम ऐसा आया कि भोपाल शहर में कम से कम 100-200 होलसेलर हो गए। आज की तारीख में बहुत होलसेल का काम करते हैं। और सन 95, 96, 97 में भोपाल शहर का ऐसा कोई होलसेलर नहीं था जो मुझसे नहीं जुड़ा था। मतलब वही प्योरिटी का मामला था, टंच कभी भी ख़राब नहीं निकला। जो प्योरिटी की गारंटी दी गई 100%, कभी भी आज तक मेरे जीवन में किसी ने शिकायत नहीं की कि यार तुम्हारे माल में खोट निकली है या कम निकला है। इस बात का मैं चैलेंज करता हूँ, अभी भी इस पॉडकास्ट पे चैलेंज करता हूँ कि कोई ज्वेलर्स अगर ये बोल दे कि हाँ जो तुम्हारे यहाँ से हमने ज्वेलरी बनाई थी और इसमें ये हमें नुकसान हुआ है, तो मैं चैलेंज करता हूँ कि ऐसा आज तक हुआ नहीं। क्योंकि हर आदमी ने मेरी पीठ ठोकी है कि यार कभी भी काम किया है बिल्कुल प्योरिटी के साथ किया है, जेन्युइन काम किया है, और डिज़ाइनों में भी जितना हमसे बन पड़ता था बहुत मेहनत की, लाइट वेट ज्वेलरी बनाई। और उसके बाद फिर हम सन 2000 में कोलार रोड से घूमने आए थे, और यहाँ हमें लगा कि यार अभी तो कुछ नहीं है मगर आने वाला भविष्य बहुत अच्छा होने वाला है। तो हमने किराए की दुकान ली थी यहाँ और थोड़ा बहुत स्टार्ट किया था, थोड़ा बहुत चांदी थोड़ा बहुत सोना रख के, और हमने यहाँ ज्वेलर्स छोटा सा स्टार्ट किया था सन 2000। और आज 2026 किराए की दुकान से एक भव्य शोरूम के रूप में आप लोग देखते हैं। MG मैं नहीं मानता कि अभी पूरी तरह से ब्रांड बन गया है, मगर लोग हमें पहचानने लगे, इतना मुझे भरोसा हो गया है। और यही मेरी जर्नी है। आगे भी मैं चाहता हूँ कि MG बहुत बड़ा ब्रांड बने भोपाल शहर में, कम से कम लोग इसको जाने कि ईमानदारी से सब कुछ हो सकता है। पटिए पे बैठ के कारीगरी करने वाला व्यक्ति एक बड़े शोरूम में पहुंच सकता है अगर वो नीयत साफ रखे, ईमानदार रहे। तो ये सब आपके सामने है। 26 साल की आपकी इतनी लंबी जर्नी रही 26 नहीं 36, सन 1990 में भोपाल आया था। अच्छा। और आज 26 साल में तो ज्वेलर्स का काम किया हमने। 10 साल हमने कारीगरी और 26 साल में आपने MG ब्रांड बनाया है, हम ये कह सकते हैं। हाँ आप बोल सकते हैं। मैं अभी मानता हूँ कि अभी पूरी तरह से ब्रांड नहीं बना है। हाँ लोग पहचानने लगे हैं, MG को लोग जानने लगे कि M फॉर महाकाल, G फॉर गोपाल जी। और हाँ ये दुकान ऐसी है कि जहाँ छोटे से छोटा व्यक्ति और बड़े से बड़ा व्यक्ति आके जुड़ता है, और लोगों का मानना है कि हम लोगों का व्यवहार बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं है, बढ़िया है। पर जैसे आपने बताया कि के ब्रांड में आप महाकाल और गोपाल को साथ लेकर चलते हैं, जी तो मतलब अगर मैं व्यूअर्स पर्सपेक्टिव से देखना चाहूँ, कोई अपना स्टार्टअप करता है या कोई अपना बिजनेस करता है, तो उसके लिए उसके जीवन में ईश्वर का होना या ईश्वर को साथ लेके अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना कितना ज़रूरी होता है, और महादेव की ऐसी कौन सी क्वालिटीज़ हैं जिसको आप एडमायर करते हो अपनी लाइफ में, जिससे आप अपने बिजनेस को सक्सेसफुल बनाने के तरफ अग्रसर? देखिए नए स्टार्टअप की बात करें तो स्टार्टअप से मतलब नहीं है। मैं कहूँगा कि जब इंसान का जीवन स्टार्ट होता है, यानी बालपन, जब वो होश संभालता है, तभी उसके जीवन में एक आराध्य होना चाहिए। वो हर धर्म का अलग अलग आराध्य होता है, और मैं नहीं कहूँगा कि किसी भी धर्म का आराध्य बुरा होता है। महादेव महाकाल की बात करें तो महाकाल का मतलब उत्कर्ष भाई समय यानी काल, और ये है महाकाल।
सृष्टि का सबसे बड़ा और सबसे अच्छा समय अगर व्यक्ति कहीं गुजार सकता है, कहीं बिता सकता है, तो महाकाल की शरण में मैं देश विदेश भी घूमा हूँ और हिंदुस्तान में लगभग बहुत सारे प्रदेश मैंने देखे हैं, बहुत सारी अच्छी अच्छी सिटियाँ भी देखी हैं, मगर उज्जैन जैसा पूरे ब्रह्मांड में कोई शहर नहीं है। और इतनी आत्मीयता लोगों में यहाँ मिलती है। मैंने एक चीज़ देखी कि हिंदुस्तान के अंदर उज्जैन शहर ऐसा है जहाँ रियल में गंगा जमुनी तहजीब बहती है। मुसलमानों की कमी नहीं है उज्जैन में। जितने मुसलमान हैं उतने हिंदू भी हैं, और कभी भी मुसलमानों ने धर्म के खिलाफ कोई आडंबर नहीं रचा। नई जनरेशन आ गई है, कुछ हरकतें हो जाती हैं, बट उज्जैन शहर महाकाल की मर्जी के बगैर शहर का पत्ता भी नहीं हिलता है। तो मैं कहूँगा कि अगर आराध्य बना के कोई भी व्यक्ति चलता है, आराध्य मतलब गुरु होता है जो दिखता नहीं है, आपके साथ होता है। मैंने अपने जीवन के बहुत कठिन समय देखे हैं जहाँ मैं उनकी तरफ देखता था तो हमेशा जवाब यही आता था, समय रुकता नहीं है, बुरा हो या अच्छा समय चलता रहता है। और महाकाल को मैं इसलिए ज़्यादा प्रेफर करूँ कि वो समय की धारा है। बुरा समय आए घबराओ मत, थोड़ा सा टाइम लगेगा, निकल जाएगा और फिर अच्छा समय आने वाला है। इस बारे में एक बात बताता हूँ कि आप एक 200 किलोमीटर का सफ़र करते हैं गाड़ी से, बाय 4 व्हीलर से आप सफ़र कर रहे हैं, 200 किलोमीटर पूरा 6 लाइन है, शानदार रोड है, मगर मैं मानता हूँ कि ऐसा कोई वर्ल्ड में रोड ही नहीं बना है जिसमें मोड़ नहीं है, या जिसमें कहीं गड्ढे नहीं हैं, या जिसमें कहीं थोड़ा बहुत कच्चा रोड नहीं आता है। पूरे वर्ल्ड में कहीं ऐसा मैं नहीं मानता हूँ कि बना होगा। कहीं ना कहीं थोड़े बहुत मोड़ तो आते हैं। वो मोड़ जो है ज़िंदगी की उतार चढ़ाव है। वो मोड़ जो है आदमी का बुरा समय मान सकते हैं कि आदमी को ब्रेक लगानी पड़ता है ना। तो अगर आप कहीं बहुत अच्छी स्पीड में जा रहे हैं और मोड़ आ जाता है तो ये मान के चलना कि कुछ और अच्छा हमारे जीवन में आने वाला है, इसलिए थोड़ा सा ब्रेक लगाएं, फिर से मोड़ लें और फिर स्पीड अपनी पकड़ लें। धुआंधार आपका सफ़र बनने वाला है। और नए स्टार्टअप के लिए मैं बोलूँगा कि भैया जिस भी धर्म के हो, दुकान में मंदिर तो होना ही चाहिए, चाहे छोटा सा रहो, अगरबत्ती सुबह शाम को। अगर आप भगवान को मानते हैं तो ईश्वर वो शक्ति है जो चींटी को कन और हाथी को मन व्यवस्थाएं करके देता है। भूखा उठाता जरूर है भगवान, सुलाता किसी को भी नहीं है। तो ईश्वर को हर आदमी को मानना चाहिए। तो आपने महिमा और बताई। तुम दोनों टीकी लगा के बैठे हो तो मुझे लगता है भगवान को तो तुम भी बहुत अच्छे से मानते हो। उज्जैन की तो महिमा हम सब जानते हैं, और आपने भी बताया अभी कि उज्जैन में महाकाल की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। बिल्कुल। पर आप जैसे 36 साल से भोपाल में, और भोपाल की धरती पर ही आपने वो सब अचीव करा है जो कभी आपने ड्रीम करा होगा। भोपाल की ऑडियंस हमें बहुत ज़्यादा देखती है, और नमस्ते भोपाल शायद भोपाल से ही बना है। बराबर। तो भोपाल के बारे में क्या कहना चाहेंगे, और मतलब भोपाल को कैसे आप देखते हैं? सोचा नहीं था जब मैं आया था कि मैं यहाँ बस जाऊँगा, मगर मैं अपनी हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा बैक जाऊँगा कि मेरा घर का नाम जो है वो गोपाल है। मेरे पैदा होने के पहले किसी फ़कीर ने मेरा नाम रख दिया था, बता दिया था कि घर में बालक आने वाला है, उसका नाम अपने को गोपाल रखना है। और बार बार वो मुलाकात होती थी। जब मैंने होश संभाला तो वो फ़कीर पूरे शहर में भीख मांगता था, मतलब पैसा इकट्ठा करता था, और मुझे कुछ ना कुछ चिल्लर दे के जाता था, और दूर से चिल्लाता था गोपाल चलो गोपाल। और मैं हमेशा पूछता था कि चचा कब चलेंगे। मुस्लिम थे वो, औधीस ब्राह्मण थे, मगर उन्होंने मुस्लिम धर्म बाद में अपना लिया था। मगर वो
ज्योतिष थे, बहुत अच्छे ज्योतिष थे। तो मैं उनसे पूछता था कि कब चलेंगे चाचा भोपाल? तो कहते ऐसे थोड़ी चलेंगे, बोरिया बिस्तर बांध के चलेंगे। अब वो आज मुझे एहसास होता है कि शायद उन्होंने वो भविष्यवाणी मेरे बचपन में की थी। बोरिया बिस्तर मतलब सब कुछ उठा के तुम्हें भोपाल में जाके बसना है और महाकाल का नाम और अपना नाम और उज्जैन का नाम भोपाल में जाके रोशन करना है। और यही हुआ कि उज्जैन छूट तो गया मगर दिल से कभी निकलेगा नहीं। आपको जान के आश्चर्य होगा कि मंथ में एक बार मैं उज्जैन ज़रूर जाता हूँ, चाहे मैं शिखर दर्शन करके आऊँ, चाहे मैं अंदर दर्शन करके आऊँ। महाकाल की नगरी में मैं धोख देने ज़रूर जाता हूँ। और भोपाल भैया पूरे वर्ल्ड में खूबसूरत शहर अगर कोई है, हरियाली वाला शहर कोई अगर है, तो भोपाल से अच्छा कुछ नहीं है। ऐसा कोई रोड नहीं है भोपाल शहर में जहाँ पे आपको हरियाली नहीं मिलेगी। ऐसी कोई गली नहीं है जहाँ पेड़ पौधे नहीं मिलेंगे। ऐसा कोई मकान नहीं है जहाँ पे लोगों ने पौधे नहीं लगा रखे। तो मैं इसको ग्रीन सिटी के रूप में मानता हूँ। और यहाँ की आबो हवा भी बहुत शानदार है। पहाड़ी पे बसा हुआ शहर है, कहीं बहुत ऊंचाई पे चले जाते हैं। मतलब जीवन का जो असली सत्य है ना, वो भोपाल है। उतार चढ़ाव की जो ज़िंदगी अभी अपन बात कर रहे थे, उसको कहते हैं भोपाल। उज्जैन समय की धारा है और भोपाल उस समय को अप एंड डाउन ले आके इंसान को खड़ा करता है। अच्छा, जैसे हम अप्स और डाउन्स की बात कर रहे हैं, तो भोपाल में आप नए नए आए, आपने यहाँ पे बिजनेस स्टार्ट किया, कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि आपके साथ किसी ने फ्रॉड किया, आपको कभी लॉस फेस करना पड़ा इन सब चीज़ों की वजह से, बिजनेस में, पर्सनल लाइफ में, किसी भी तरीके से? मैंने भी बताया ना कि जीवन में उतार चढ़ाव आते ही हैं, और जिसके जीवन में कोई उतार चढ़ाव नहीं है उसका जीवन नहीं है। वो मैं मानता हूँ कि अगर समस्या नहीं है किसी के शरीर में, किसी के जीवन में, तो वो जिंदा नहीं है। वो मृत शरीर होता है जिसको कोई समस्या नहीं होती है। आग में जला दो, गड्ढे में गाड़ दो, चीलों से खिला दो, पानी में बहा दो, उसको कोई तकलीफ़ नहीं होती है। तकलीफ़ इंसानों को ही होती है जो जिंदा है। और जिसके जीवन में कोई तकलीफ़ नहीं है, मैं मानता हूँ जिंदा नहीं है। और मैंने भी फैस की है भैया, खतरनाक तरह की फैस की है। मुझे अपने जीवन के 3 महीने अच्छे से याद है कि कुछ नहीं बचा था मेरे पास, कुछ भी नहीं। मतलब मैं मदर की जो ज्वेलरी थी थोड़ी बहुत, वो बेच के, मैंने किराए के मकान में रहते थे तो किराया भरता था, खाने की व्यवस्था करता था। मतलब वो समय मैं कभी भूलूंगा नहीं। मगर ईश्वर ने शायद वो मेरे लिए परीक्षा का समय दिया था। उसके बाद फिर भगवान ने कभी भी मेरा साथ नहीं छोड़ा। कितनी भी तकलीफ़ आती है मैं उनकी तरफ इशारा करता हूँ। और मुझे अंकित भाई, उत्कर्ष भाई, आज तक ये कभी एहसास नहीं हुआ है कि मुझे शाम को अगर किसी को कुछ देना है, पेमेंट या वादा किया है या कुछ समय देना है, तो वो कहाँ से व्यवस्था होती है, कहाँ से वो चीज़ें आती हैं। आई कांट बिलीव इट। मैं ईश्वर को मानता हूँ कि वो मेरे हमेशा साथ रहता है। और इसके लिए मैं बताऊँगा कि शायद आपको मालूम भी होगा, 2 साल पहले मैं भोपाल इसी घर से, इसी शोरूम से उज्जैन तक पैदल गया था। 6 दिन की मेरी यात्रा रही थी। 7वें दिन में महाकाल मंदिर के अंदर था। और मुझे उसके बाद में सैकड़ों बार उज्जैन गया हूँ गाड़ी से, और रास्ते पर मैं यही सोचता हूँ कि यार मैं तो नहीं चल सकता। वो कौन सी शक्ति थी जो मुझे चला रही थी। और 100% महाकाल बाबा मेरे साथ थे, मेरे हाथ पकड़ के चले। और मैं कैसे पहुंच गया आज तक बिलीव नहीं कर सकता। मतलब मैं रात को जिस होटलों में रुकता था, कहीं भी जहाँ रुकता था मैं, तो थोड़ी सी दूर पे बाथरूम हुआ करता था। होटल में अगर अपन रुकते हैं तो बाथरूम कितनी दूर होता है, 10 बाय 10 के। मैं अपने बेड से उठ के सुबह बाथरूम तक नहीं जा पाता था, इतना शरीर दर्द होता था। मगर जब मैं तैयार होके आधा पौन घंटे में अपने आप को फिट बनाता था,
और जब रोड पे आता था मैं चलने के लिए, मुझे मतलब आज तक अंदर से कब कभी चिढ़ जाती है तो सोच के कि करेक्ट 1.5 घंटे में 7 किलोमीटर का रन मैं सुबह सुबह करता था, और एक दिन में 28 किलोमीटर, 32 किलोमीटर, 34 किलोमीटर, और आखिरी दिन मुझे याद है शायद 36 या 37 किलोमीटर मैंने यात्रा की थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि यार मैं नहीं कर सकता, पाँव में छले हो गए थे, चलने की नहीं बनती थी, मगर कोई शक्ति थी जो मुझे साथ में लेके चल रही थी। तो ईश्वर को हमें सबको मानना ही पड़ेगा, और जो व्यक्ति मानता है बिंदास, अगर आप मानते हो तो कितनी भी तकलीफ आ जाए बस उसकी तरफ इशारा करो, भाई फंस गए हैं, वो निकाल लेगा। फंसने से गमगीन मत हो भाई, जीवन में सबको चलता है। क्या हो गया आप? नहीं, उत्कर्ष भाई बहुत ज़्यादा सोचने लगे। नहीं, मेरे दिमाग में एक सवाल आया हम्म, कि जैसे आपने हर उस आम आदमी को गोल्ड में इन्वेस्ट करने का ज़रिया दिया है, या उसके लिए गोल्ड इन्वेस्टमेंट आसान बनाई है, जो कभी सोच भी नहीं सकता था कि मैं एक मिनिमम अमाउंट का गोल्ड खरीद सकता हूँ। तो नहीं। मैं उस जर्नी के बारे में भी जानना चाहता हूँ थोड़ा सा। आपकी स्कीम्स पर हम आते हैं, जो कि आपका मेन जिस्ट है। हाँ, आज की तारीख में एमजी ज्वेलर्स को लोग स्कीम के नाम से जानते हैं कि एमजी ज्वेलर्स जो स्कीम चलाता है, एमजी ज्वेलर्स हर वर्ग को ध्यान में दिया हमने, और इस स्कीम को बनाने में जो हमारा दिमाग चला वो उत्कर्ष भाई कोविड के टाइम पे चला। आपको ध्यान होगा कोविड जब आया था तो लगभग 2.5-3 महीने सब कुछ बंद, सब कुछ ख़त्म, रोडों पे गाड़ियाँ नहीं होती थी, लोग पैदल भी नहीं घूमते थे, और वो एक भयावह स्थिति थी। अस्पताल भरे पड़े थे, शमशान भरे पड़े थे, मगर मतलब उसको याद करना बेकार है, मैं नहीं समझता हूँ। मगर हाँ, उस समय में ईश्वर की कृपा और कुछ दोस्तों का साथ ऐसा मिला कि पहले दिन जिस दिन लॉकडाउन लगा उसके सेकंड डे ही हमारी गाड़ी के ऊपर एसडीएम का पास लग गया था। हमें सेवाएं देने का मौका मिला था। जिन लोगों के पास राशन नहीं था, खाने की व्यवस्था नहीं थी, तो हमारी एक टीम बनी थी जो घर घर जाके लोगों की व्यवस्थाएं देखती थी। हमारे पास एसडीएम से और 100 डायल से फ़ोन आते थे कि यार फलाने एरिया में वो व्यक्ति है, उसके घर में दिक्कत है, घर में कोविड भी हो गया है, कोई व्यक्ति वहाँ खाना देने को तैयार नहीं है। तो हम लोग घर जाके उनको 5-7 दिन 8 दिन का राशन मुहैया करा के आते थे। उसमें सभी तरह की चीज़ें होती थी खाने पीने की, सब्जी को छोड़ के जो सूखा अनाज होता था वो सब हम दे के आते थे। तो उस समय में हमने एक चीज़ देखी कि यार लोगों का सोना बिक गया, गिरवी रखा गया, ख़त्म हो गया। दोबारा क्या पता ये बना पाए नहीं बना पाए। कुछ लोग ऐसे भी थे कि बहुत मजबूर थे, घर पे आते थे, रोते थे बाहर, भैया यही वजह है और इतना इलाज हो गया और इतना खर्च है। तो हम जब अकेले होते थे रात में, तो हमने दिमाग में एक चीज़ बनाई कि यार कुछ ऐसा किया जाए जिससे आम आदमी धीरे धीरे इन्वेस्ट करके फिर से अपनी पूंजी बनाए। गोल्ड असल में वो इन्वेस्टमेंट है उत्कर्ष कि जीवन में हर जगह आपको बाप माँ और बेटे की तरह खड़ा रहेगा। गोल्ड एक ऐसी पावर होती है जो पूरे वर्ल्ड को चला रही है। आपको जानकारी होगी गोल्ड के बगैर आपका 100 का नोट भी छप नहीं सकता है। आपकी करेंसी की वैल्यू गोल्ड से बनती है। ऐसे ही पूरे वर्ल्ड की जो करेंसी होती है ना, हर देश की करेंसी गोल्ड में रहती होती है। दुनिया में आप कितने ही बड़े हो जाएं और कितनी ही प्रॉपर्टी आपकी हो जाए, अगर कोई क्राइसिस आता है तुरंत अगर कोई चीज़ खड़ी होती है तो वो गोल्ड होती है। मैंने कई बार उदाहरण दिए कि ज़रूरत पड़ने पे
ये माँ जैसे एक बच्चे को अपने आंचल में भर के और संभाल लेती है, ऐसे गोल्ड तुरंत व्यवस्था करके आपको उस मुसीबत से निकाल देता है। और एक चीज़ और भी है कि जब आप कोई बड़ा अचीवमेंट करते हैं, मतलब किराए के मकान में रह रहे हैं और अपने घर का मकान बनाना है, और कोई चीज़ पसंद आ गई कि यार ये मकान बहुत अच्छा है और अपने एवरेज में आ रहा है और ऐसे करके लोन मिल जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो बयाना देने के लिए या उसको स्टार्टिंग करने के लिए सबसे पहले बाप की तरह गोल्ड खड़ा होता है कि अभी इसको बेच, इसको गिरवी रख और अपना काम चला, और लोग अपना अचीवमेंट पूरा करते हैं। तो गोल्ड को मैं दोनों ही रूप में देखता हूँ कि सबसे पावरफुल इन्वेस्टमेंट गोल्ड है। हाँ, एक आम आदमी को आज की तारीख में थोड़ी तकलीफ है, भाव बढ़ गए हैं, मगर हमने उसको जो आसान तरीके बनाए हैं, मतलब आदमी गोल्ड जो हमारे यहाँ खरीद रहा है ना, खेल खेल के खरीद रहा है, एंजॉयमेंट के साथ आता है वो। धीरे धीरे उसकी किस्तें जमा हो जाती हैं, गेम होते हैं तुम लोगों ने देखा ही है, बेसिकली किटी पार्टी होती है। किटी पार्टी होती है। खेलते खेलते आदमी हमसे गोल्ड खरीद रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है। अब 50,000 के भाव में स्कीम स्टार्ट की थी, जल्दी ले गया, खरीद के ले गया आदमी, रखे 1.5 लाख का हो गया है। कीमत बढ़ी है, उसकी वैल्यू बढ़ी है और आदमी की पावर भी बढ़ी है। और किस्मत अच्छी रहे तो लकी ड्रॉ भी खुलता है। देखो लकी ड्रा तो देखो हमने जो स्कीम बनाई है वो इसलिए बनाई है लकी ड्रा में आदमी एंजॉय भी करता है और जल्दी भी बनाता है। और लकी ड्रा तो तुम लोगों ने देखा ही है। हाँ, 2,000 से लेके 25,000 रुपये तक की स्कीम हमारे यहाँ है, हर वर्ग के लिए बनाई है। 25,000 वाली स्कीम प्रीमियम शुभ लक्ष्मी योजना जो इसी महीने लॉन्च होने वाली है, मतलब पहला ड्रा हो जाएगा शायद इस महीने में, और उसमें 25,000 रुपये में पहले ड्रा में पूरे 2,50,000 2.5 लाख रुपए की ज्वेलरी हम प्रोवाइड करने वाले हैं। 2,25,000 रुपये उसको आगे भरना ही नहीं है। और ये जो ड्रा होंगे ये थोड़ा सा प्रीमियम रखे हमने, 3 स्टार होटल या बड़े रिसोर्ट्स में, जैसे द मैपल में हमारा बुकिंग हो चुका है, द प्राइड में हो चुका है, राधारी ठाणी, ऐसे 4-6 तो हमारे बुक हो चुके हैं। हर महीने एक नया वेन्यू होगा, कपल किटी के नाम से इसको यूज़ कर रहे हैं। पति पत्नी या 2 जेंट्स या 2 महिलाएं, 2 लोगों की फ्री ऑफ कॉस्ट एंट्री है, उसमें डिनर रहेगा उन लोगों का। हाँ, अगर एक्स्ट्रा लोगों को बुलाते हैं तो उसका चार्जेस वगैरह थोड़ा उनको देना पड़ेगा। बाकी ये भी हमने एक वैल्यूएबल सिस्टम बनाया है, कम्युनिटी बना रहे हैं। हर व्यक्ति का हम वीडियो के माध्यम से उसके घर ऑफिस में जाकर उसका वीडियो बनाएंगे और उसको हम 100 लोगों के बीच में, बल्कि हमारे जो 12 ग्रुप हैं, 1200 लोगों का जो ग्रुप चल रहा है, उस पर भी स्क्रीन के ऊपर इन लोगों का प्रमोशन करेंगे कि क्या ये लोग बिजनेस ये करते हैं, ये जॉब करते हैं, ये होम सर्विस देते हैं। अलग अलग कैटेगरी से हमने उसके अंदर लोगों को चुना है। तो 2,000 में भी ज्वेलरी बन रही है और 25,000 में एंजॉय भी कर रहा है और खेल खेल में ज्वेलरी बन रही है। मतलब इन्वेस्टमेंट का अगर कोई सबसे आसान तरीका है तो वो मैं नहीं, तुम लोग भी बोल सकते हो कि एमजी ज्वेलर्स जो है खेल खेल में ज्वेलरी बेच रहा है। अच्छा, ज्वेलरी की बात निकल ही गई है, तो हॉलमार्किंग के बारे में जानना चाहता हूँ। ज्वेलरी के ऊपर जो हॉलमार्किंग होती है वो किस तरीके से होती है, पहले किस तरीके से होती थी और आज किस तरीके से हो रही है, और इंसान कैसे ठगा जाने से बचा जा सकता है? देखिए, ठगा जाने से बचने के लिए हॉलमार्किंग गवर्नमेंट ने रूल बनाया है, मगर ठगा नहीं जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। देखिए, हॉलमार्क मशीन लगा के दे रही है गवर्नमेंट का रूल के हिसाब से। हॉलमार्किंग HUID जो सिस्टम अभी गवर्नमेंट लाई है, उसमें अगर ग्राहक पूरी तरह से अवेयर है तो शायद वो नहीं ठगाएगा, एक एक चीज़ वो परख लेगा, समझ लेगा। मगर जो व्यक्ति इन सब चीज़ों को नहीं जानता है, तो मैं एक बात मैं बताना चाहूँगा कि ये देश जो है ना, ये कृषि प्रधान देश है। यहाँ अनपढ़ लोग ज़्यादा हैं। ये नहीं कहूँगा कि सभी अनपढ़ हैं, मगर पैसा सबके पास है। किसान के पास बहुत पैसा होता है
मतलब आज की तारीख में तो गवर्नमेंट ने इतनी सुविधाएं दे दी कि सबसे गब्बर शहर अगर कोई है तो वो किसान ही है ना। तो अब उसको कहाँ से बचाओगे आप? उसको तो कुछ भी जानकारी नहीं है। वो तो एक दुकानदार के पास जाता है और उसको बड़ा मज़ा आता है वहाँ पे कि सेठ भाई ये 25 लाख रुपए का सामान चाहिए और 10 लाख अभी दूंगा, 15 लाख बाद में दूंगा। तो दुकानदार कम मार्जिन पे तो देगा नहीं, वो कहीं ना कहीं गलत चीज़ देगा और उसको वो चीज़ बाद में दिक्कतें देंगी। हॉलमार्क गवर्नमेंट ने कंपलसरी किया है, उस पर बहुत ताकत लगाई है, मगर अभी भी मैं मानता हूँ कि पूरी तरह से सभी दुकानदारों ने उसके लाइसेंस या नहीं बनवाए हैं। मैं गवर्नमेंट को इस माध्यम से अपील करूँगा कि जहाँ छोटी छोटी दुकानें लगा के बैठे हैं लोग, या कई गांव में बड़े बड़े शोरूम भी हैं जिन्होंने अभी तक लाइसेंस नहीं लिए, यहाँ तक कि जीएसटी नंबर भी कई दुकानदारों के पास अभी मालूम पड़ा कि नहीं है। तो मैं गवर्नमेंट से चाहूँगा कि ऐसी दुकानों को या तो बंद कराएं या उन पर कार्रवाई करें ताकि अवेयरनेस हो और लोग ठगे जाने से बचें। हाँ, हॉलमार्क ज्वेलरी आपको लेना ही चाहिए और जिनके पास लाइसेंस है वो बिना हॉलमार्क ज्वेलरी बेच नहीं सकते हैं। अगर उनकी दुकान में बिना हॉलमार्क की ज्वेलरी पकड़ी जाती है तो गवर्नमेंट उस पर कार्रवाई करती है। गवर्नमेंट के अधिकार बनते हैं ये, दुकान सीज कर दें या माल जब्त कर लें या और भी बहुत सारी कार्रवाई होती हैं, आपको नीचे देखना पड़ सकता है। तो मैं इस माध्यम से कहना चाहूँगा कि ज्वेलर्सों को पूरी तरह से अवेयर होना चाहिए और गवर्नमेंट चाहती है कि ग्राहक को सही चीज़ मिले तो हॉलमार्क ज्वेलरी ही बेचना चाहिए। और हॉलमार्क में 3 कैटेगरी हैं। एक सिंपल हॉलमार्क होता है जो ज्वेलर्स कहीं भी दिखा देता है कि ये हॉलमार्क है सर, 23 कैरेट लिखा है, 24 कैरेट लिखा है, 22 कैरेट लिखा है, 18 कैरेट लिखा है। एक मोनोग्राम होता है उसमें हॉलमार्क का, BSI का एक मोनो होता है। उसके बाद अभी लाएँ HUID, 6 डिजिट का एक उसमें कोड होता है। उस कोड से आप पोर्टल पे जाके देख सकते हैं कि ये जो ज्वेलरी बनी है कहाँ बनी है और किस दुकानदार के द्वारा ये बेची जा रही है, इसका वज़न कितना है, इसकी प्योरिटी कितनी है, सारी चीज़ें पोर्टल के ऊपर चढ़ जाती हैं। वो HUID नंबर से आप पता कर सकते हैं। तो क्या ये HUID नंबर उन ज्वेलर्स को मिल सकता है जो ऑन डिमांड बनती है? जैसे कुछ लोग आप लोगों को दे देते होंगे डिज़ाइन वगैरह कि ये हमारा डिज़ाइन है पर्टिकुलर, हमको यही डिज़ाइन चाहिए, तो जब उस डिज़ाइन की वो ज्वेलरी बनती है तो क्या उस पर भी HUID का मार्क चढ़ता है? 100% बिना HUID के अगर आप ज्वेलरी ऑर्डर पे भी बना के दे रहे हैं तो आपको HUID करा के देना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर क्या बचा है वर्क। और कोई भी कस्टमर आपसे ज्वेलरी ले रहा है तो वो बिल तो बनवाएगा, बिल बनवाएगा तो उस पर HUID होना चाहिए। अगर आप HUID नहीं दे रहे हैं तो मैं समझता हूँ फ्रॉड कर रहे हैं। और बड़े शोरूम, बड़े ब्रांड इसीलिए ऑर्डर नहीं लेते हैं जानबूझ के, शायद कुछ फंडा होगा उनका कि नहीं ऑर्डर से बनाएंगे तो HUID कराना पड़ेगा। और ऑलरेडी जो HUID असल में बड़े ब्रांड के पास क्या है, खुद की एजेंसियां हैं, खुद के सेंटर बना रखे, ये खुद के हॉलमार्क खुद ही लगाते हैं, ले रखे हैं इन लोगों ने आपस में, यस लाइसेंस ले रखे हैं। तो छोटे दुकानदार ऑर्डर लेते हैं और उस पर HUID करा के देते हैं। हाँ, बहुत छोटा दुकानदार जो मंझला छोटी दुकान लगा के बैठा है जिसके पास लाइसेंस नहीं है वो कुछ भी कर सकता है, मगर अगर आप बड़े दुकानदार से लेते तो HUID पर रख के ही लेना चाहिए। ये कुछ भी कर सकता है कह रहे हैं कुछ भी कर सकता है। 100%। भाई आपने मुझसे पूछा ठग, हाँ, तो ठगाने के तरीके बता रहा हूँ कि कैसे ठगा सकता है, कहाँ ठगा सकता है आदमी। आपने कितने साल में कितने सारे तरह के लोग ठगे हुए देखे होंगे कि नहीं भाई ऐसा किसी के साथ हो गया? आपको बहुत सारी ऐसी कहानियां होंगी आपके लोग आके बता सकते हैं ना कि यस यस यस, ये बहुत कुछ अच्छा, ऐसा ये किस्सा जो आपको याद हो? बहुत ही शानदार क्वेश्चन किया तुमने। मतलब ये मेरे लोगों को बताना चाहता हूँ मैं कि सस्ता सोना दुनिया में कहीं भी नहीं मिलता है। एक ठगी की मैं आपको कहानी सुनाता हूँ।
कहानी मतलब एक नहीं है, वो तो सैकड़ों लोग ऐसे हैं जो फंस गए कि साहब वो गड़ा हुआ धन निकला है और ये बाज़ार का भाव है, मान लो 1 लाख रुपया भाव है आज की तारीख से अपन जोड़ें तो ये 40,000 के भाव में आपको मिल जाएगा। तो दिखा भी देते हैं। टेस्टिंग ज्वेलर्स भी ठगा गए इसमें। अच्छा, ज्वेलर्स भी ठगा गए लालच में जिसने आके, भी लिया वो है ना, ज्वेलर्स भी ठगा गए क्योंकि वो जो टेस्टिंग करने के लिए गोल्ड देते हैं वो प्योर गोल्ड होता है। आदमी टेस्टिंग कराएगा, चेक कराएगा, यार प्योर गोल्ड है, मगर वो जो वहाँ से दिया जाता है 40,000 के भाव में वो प्योर पितल होता है। मतलब मैंने ऐसे सैकड़ों केस है मेरे पास, मैं लोगों के नाम नहीं लूँगा, मेरे कुछ परिचित लोग भी हैं जो इन चक्करों में फंस गए। मेरे पास भी कई बार फ़ोन आया कि यार वो वहाँ ऐसा है, सस्ता है। तो मैं ये मानता हूँ कि जिसके पास लक्ष्मी आती है ना उसके पहले सरस्वती आती है, कोई भी सस्ता तो नहीं बेचता है। और आज की तारीख में भी जो कुछ ज्वेलर्स कम भाव बता के लोगों को ठग रहे हैं, मैं तो उनको भी ठगी मानता हूँ, क्योंकि दे नहीं सकते। किसी के घर में खेत नहीं है सोने का, मेरे घर में नहीं है तो उनके घर में भी नहीं है ना। खदान से कोई खुद जाके निकाल के ला नहीं रहा है कि उसको उस भाव में मिल जाएगा। हर आदमी को बुलियन से ही खरीदना है, बैंक से ही खरीदना है, तो जो रेट रियल है उसी में बिकता है सोना। अगर कोई कम भाव बता के आपको बुला रहा है तो वो 100% ठग है। जैसा मैंने अभी स्टोरी बताई कि लोग बताए थे कि यार 1 लाख का भाव है 40,000 में दे देंगे, तो वो सोना नहीं दे रहे हैं, या तो कुछ झोल दे रहे हैं या फिर कुछ इन्वायरमेंट इस टाइप का बना देते हैं कि आदमी ये सोच के लेके आता है कि यार भाव तो सस्ता था, मेकिंग थोड़ी ज़्यादा थी। अर्जेंसी भी क्रिएट हो जाती है ना उस टाइम पे कि जल्दी ले लो, आपको लेना है तो, नहीं तो फिर हम दूसरे को बेच देंगे। वो ठगों का तो काम है, और मगर वो ठग होते इसलिए हैं बनाने के लिए। ये पूरे देश में चलता है, हिंदुस्तान में लाखों लोग इस चीज़ से पीड़ित हुए हैं कि लोगों को असली सोना दिखा के और नकली सोना टिपा गए लोग। केस भी चल रहे हैं कुछ, मगर होता था कुछ नहीं है, जो पैसा चला गया लोगों ने अपनी पूरी पूंजियाँ लुटा दी। तो भैया ठग तो दुनिया में है, मगर सोना जो है वो भरोसे की चीज़ है, और भरोसे वाले व्यक्ति के साथ आपको लेना चाहिए। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप मुझसे लीजिए, मगर कोई एक दुकानदार भरोसे का बना लीजिए, कंटिन्यू उसी से सोना लीजिए। ख़राब निकलता है तो वो जिम्मेदार है, अच्छा निकलता है तो वो गुनहगार है। क्योंकि अगर आप अलग अलग दुकानों से, अलग अलग ब्रांड से, अलग अलग जगहों से सोना खरीदते हैं तो जब इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है मालूम उत्कर्ष, सोना केवल बिकता नहीं है, खरीदा भी जाता है ज्वेलर्सों के यहाँ। मतलब आपको भी कोई चीज़ टूट गई तो फेंकना नहीं है, कपड़ा नहीं है कि यार चलो फट गया तो फेंको दूसरा ले लेंगे, जूते चप्पल नहीं है, घड़ी, मैंने एक उदाहरण दिया था, घड़ी आज की तारीख में आदमी ख़राब हो जाती तो उठा के फेंक देता है, दूसरी ले लेता है। मगर गोल्ड एक ऐसी चीज़ है कि टूट गया, फूट गया, ख़राब हो गया, सड़ गया, काला हो गया, किसी भी कंडीशन में उसकी वैल्यू है ना, उसकी वैल्यू। तो एक भरोसेमंद व्यक्ति से अगर आप ले रहे हैं तो आप उसके पास जब लौटाने जाते हैं तो उसकी पूरी 100% वैल्यू मिलती है बिना बिल के। मैं इस बात पे इसलिए बोल रहा हूँ कि हॉलमार्क जिस जगह पे लगाया जाता है पहनते पहनते वो घिस जाता है ना। हॉलमार्क एक इलेक्ट्रिक शॉट होता है जो अंकित हो जाता है, उस समय धीरे धीरे करके वो रफ हो जाता है, मिट भी जाता है। बिल भी जब ज़रूरत होती है, फिर आप सोना आज खरीद रहे हो, दूसरे दिन बेचने तो जा नहीं रहे हो, या 8 दिन बाद जाके बेचना है, 2 महीने बाद बेचना है। ज्वेलरी आपने खरीदी, सालों के लिए खरीदी है, रखी है, जब ज़रूरत होगी, जब टूट गई तो बदलने जाएंगे। अगर आप एक ही व्यक्ति से रहते हैं तो आप हमेशा सेफ रहेंगे, कभी भी ठगे नहीं जाएंगे, कभी भी नहीं ठगे जाएंगे। क्योंकि आप बिल आपके पास है, आपके आइटम पे हॉलमार्क है या नहीं है, बिल आपके पास है या नहीं है, मगर आपको ये याद है कि हम इन्हीं से लेते हैं, इसके अलावा किसी से लेते ही नहीं है, तो वो दुकानदार भी कभी आपको ये नहीं बोलेगा कि नहीं मेरा कमा ले, क्योंकि उसको मालूम है ये बंदा कंटिन्यूशन में मुझसे व्यापार कर रहा है और वो
10 साल 20 साल 25 साल बाद भी आप उसको लौटाओगे तो वो उसी रेट में लेगा और अच्छे रेट में आपको देगा। इसलिए गोल्ड और सिल्वर अगर आप लेना है तो मैं ये कहूँगा भरोसेमंद व्यक्ति से लीजिए, और भरोसे का दूसरा नाम गोल्ड है। एमजी ज्वेलर्स। एमजी ज्वेलर्स है नहीं, एमजी ज्वेलर्स तो हमने बोल दिया, मगर मैं एक प्योर से यही कहूँगा कि भैया कोई भी जिससे भी भरोसा करते हो कंटिन्यूशन में एक ही आदमी से लो और अच्छे दुकानदार से लो। मैं नहीं कहूँगा कि यार छोटे छोटे दुकानदारों से ही बनवा लो। कई दुकानें क्या होती खुलती हैं और बंद भी हो जाती हैं। बहुत सारी ऐसी दुकानें हैं, लोगों ने विश्वास किया अरे यार भैया वहाँ से लिया था, ये तो चांदी का है ही नहीं। भाई थोड़ा सा अवेयरनेस, अगर आप गोल्ड खरीद रहे हो तो यार थोड़ा सा अच्छी क्वालिटी लो यार। सब्जी भी आप ढंग की लेते हो, सड़ी सब्जी लेना पसंद नहीं करते हो। सड़ी सब्जियाँ भी बिकती है, उत्कर्ष तुम्हें मालूम है सड़ी सब्जियाँ कहाँ बिकती है? जितने भी बड़े बड़े ब्रांड होटल होते हैं ना, सड़ी सब्जियों उनके दलाल उठा के ले आते हैं एंड में, और उसको बढ़िया ग्रेवी बनाकर लोगों को परोसते हैं। हम लोग भी खाते हैं। सड़ी सब्जी होटलों में खाई जाती है, अच्छी सब्जी घर के लिए लाई जाती है तो अगर अगर किसी को बांटना ही है, गिफ्ट ही देना, तो पीतल का दे दो, काय को दे रहे हो सोने का, है ना। मगर खुद के लिए ले रहे हो और इन्वेस्ट की चीज़ें खुद के लिए ले रहे हो, अच्छे दुकानदार से लो, भरोसेमंद व्यक्ति से लो। पर अब जैसे आजकल रेट बहुत फ्लक्चुएट हो रहा है, कभी बहुत ज़्यादा ऊपर जा रहा है, कभी बहुत नीचे आ रहा है, कभी बिल्कुल स्टेबल नहीं रह रहा, काफ़ी टाइम हो गया मतलब जब से। तो ऐसे में एक नॉर्मल इंसान जो खरीदना चाहता है गोल्ड और एक ज्वेलर जो बेच रहा है, उन दोनों के लिए आप क्या सजेस्ट करना चाहोगे? देखिए ज्वेलर्स के लिए तो उसका वजन महत्वपूर्ण रखता है कि कभी भी ज्वेलर्स वैल्यू पे नहीं जाता है। कि जैसे मैं अपनी बात करूं तो जब मैं इस इंडस्ट्री में आया था तो 3,000 रुपये तोला, मतलब 10 ग्राम सोना 3,000 रुपये में मिलता था। आज 10 ग्राम सोने की कीमत 1,56,000। कितना बढ़ गया भैया? गुना, 2 गुना, 4 गुना नहीं, हज़ारों गुना बढ़ गया, है ना, हज़ारों गुना बढ़ गया। तो ज्वेलर्स के लिए तो वजन महत्वपूर्ण है कि उसने 10 ग्राम सोना बेचा, 10 ग्राम उसी भाव में खरीद ले तो उसकी दुकान बराबर रहेगी। नोट तो रख नहीं सकता वो, फ्रेश गड्डी दुकान में रखेगा तो कोई 10 रुपये ऊपर में नहीं लेगा। पैसा आया है तुरंत सोना खरीद लो। ज्वेलर्स ट्रेडिंग करता है, बट जो कस्टमर है, जो खरीदार है इसका, उसके लिए उत्कर्ष में एक ही बात कहना चाहूँगा, जब भी घर से निकले हो सोना खरीदने, उसको सस्ता मान के खरीद लो। क्योंकि मैंने अपने जीवन में सोने को घटता हुआ नहीं देखा। ये क्राइसिस थे, ये करेक्शन था कि 1,86,000 सोना जाके बिक गया और फिर वो 1,50, 1,55, 1,56, 1,60 इस भाव में अभी भी बिक रहा है। तो आप इस बात को नोट कर लेना कि 1,86,000 क्रॉस करेगा ये, 2 लाख के ऊपर सोना बिकेगा ही बिकेगा। कभी भी ये मत मान के चलना कि सोना 1 लाख रुपए हो जाने वाला है, किसी कीमत पे भी नहीं होने वाला है, किसी भी कीमत पे नहीं होने वाला है। क्योंकि गोल्ड पूरे वर्ल्ड की करेंसी चलाता है। आपके करेंसी अगर बहुत मजबूत हो गई है तो सोने के भाव कम हो सकते हैं, बट सिर्फ सोने के भाव कम थोड़ी होंगे, हर चीज़ पावर में आ जाएगी, आपकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी। 100 का नोट आपका 10,000 के बराबर हो जाएगा तो सोने के भाव कम हो जाएंगे। आप पूरे वर्ल्ड में अलग अलग देश में सोने का भाव अलग अलग है, ये मालूम है आप लोगों को? नहीं मालूम है? पता है ना, वो करेंसी की वैल्यू से। तो सोने का भाव कभी भी नहीं घटने वाला है। आप जिस स्टाम्प पेपर पे लिखवाना चाहो मुझसे लिखवा लो। ये 2 लाख रुपया अभी जाएगा 2026 में, हो सकता है 8 दिन में चला जाए, हो सकता है 8 महीने में चला जाए, क्योंकि भविष्यवाणी हम लोग नहीं करते हैं, हम मार्केट रेट चलते हैं और हमें मालूम है कि कोई भी चीज़ हाई गई है, कोई रिकॉर्ड बन गया है तो वो टूटेगा। टूटने के लिए रिकॉर्ड बनते हैं। 1,86,000 अगर भाव गया है तो उसके ऊपर भाव जाएगा, ये नोट करके रख लीजिए। सोने का भाव कभी भी कम नहीं होने वाला है। और ख़रीदार के लिए मैं ये कहूँगा कि अगर वो घर से सोना लेने के लिए निकला है, मन बना के निकला है कि यार आज मुझे 10 ग्राम सोना खरीदना है, 20 ग्राम खरीदना है या 2 ग्राम सोना खरीदना है, तो इंतज़ार नहीं करे कि आज कम हुआ है तो कल और कम होने वाला है। खरीद डालो, 10 साल बाद उसकी कीमत बढ़ेगी बढ़ेगी। जितने में आपने लिया है उससे 10 गुना ऊपर या 100 गुना ऊपर
उसकी वैल्यू बढ़ने वाली है। ये इन्वेस्टमेंट है, जब भी ले रहे हो उसको सस्ता भाव मान के खरीद लो। अच्छा, ये लोग के क्योंकि भाव की बात करें ना तो मेरे पास कुछ कस्टमर ऐसे हैं कि 50,000 के भाव में भी मुझसे बोलते थे यार भाव कम हो तो बताना। 49 आया, हमने फ़ोन लगाया भाई 49 आगे ले लें। अरे योगेश भाई अभी और कम होगा। वो भी 1.5 लाख के भाव में भी खरीद नहीं रहे हैं। वो अभी भी कह रहे हैं यार कोई कम हो तो बता देना। वो जीवन में कभी नहीं खरीद पाएंगे, सोने में इन्वेस्ट कर ही नहीं पाएंगे। वो उनका जो पैसा है ना वो घुन खा जाएगा, खराब हो जाएगा किसी का। मतलब 50,000 का अगर वो ले लिए होते तो आज 1.5 लाख का 10 ग्राम 1.5 लाख, अगर मान लो उन्हें 100 ग्राम भी लिया होता तो आज 15 लाख रुपए कीमत हो गई। 5 लाख की 15 लाख हो गई कीमत। सीधे मगर नहीं, कम होगा जब ले लेंगे। अरे भैया कोई चीज़ कम नहीं होने वाली है। आपकी उम्र कम हो सकती है क्या? नहीं। फिर दुनिया में कोई ऐसी चीज़ है ही नहीं जो बढ़ जाए तो घट जाएगी, घटती है क्या? तो सोना तो अगर आप खरीदने निकले हो ना, मेरे को सस्ता टाइटल मानो, मिल गया। खरीद डालो। जब भी सोना लेने निकलो सस्ता समझ के खरीदो। खरीद 100% सस्ता समझ के ही खरीदो, क्योंकि जो चीज़ आप खरीद रहे हो ये तुरंत बेचने के लिए नहीं खरीदता आदमी। लॉन्ग टर्म ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। और मैंने भी बताया था कि 3,000 के भाव में स्टार्ट किया था इस इंडस्ट्री में। आज 1,50,000 प्लस 3,000, मतलब 1,50,000 रुपये बढ़ गया है। 3,000 का माल 1,53,000 का हो गया है। तो सोचो आप 1,50,000 कोई कीमत बढ़ती है 30-30 साल में है? तो इसको तो आँख मीच के खरीदो भैया। और जब भी खरीदना, मतलब ये मैं नहीं कहूँगा कि आदमी को सारा इन्वेस्ट यही करना चाहिए, मगर बिना गोल्ड इन्वेस्ट के आपकी लाइफ सिक्योर नहीं है, इस बात की गारंटी देता हूँ। LIC वाले डरा के माल बेचते हैं और हम आपको सजा के माल बेचते हैं। उत्कर भाई ये चांदी की चेन पहन रखी, सोने की चेन पहनोगे तो आपका खुद का पावर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? सच बताओ, लगेगा, अंदर से फील आता है एक ना? अलग ही फील आता एनर्जी है, फील आता है। गोल्ड पहनने से आदमी को फीलिंग, यार लग्जरी जियो ना यार, क्यों? और उस लग्जरी के साथ इन्वेस्टमेंट है। हाँ। आप उस लग्जरी को सिर्फ दिखावे के लिए नहीं पहन रहे हो। मैं एक चीज़ समझता हूँ कि गोल्ड एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जो आप पहन के दूसरे को दिखा भी लेते हो और बेच के पैसा ही वसूल लेते हो। मैंने बोला ये वो लग्जरी है जिससे आप हर चीज़ अचीव कर सकते हैं। मतलब अंदर की फीलिंग तो आएगी ही आएगी, सामने वाले का नज़रिया बदल जाता है। सही बात है। मतलब आपके गले में अगर मोटी सोने की चेन है ना तो एक आम आदमी आपसे बहुत प्यार से बात करता है, नहीं तो और उत्कर्ष क्या हाल है? और वही दोस्त जैसे ही सोने की चेन देख, और भाई उत्कर्ष आजकल क्या चल रहा है? ये चेंज हो जाता है भाई, फीलिंग है ये। तो गोल्ड क्यों नहीं खरीद रहे भाई? लग्जरी मैंने बनाओ। आपको देखा है, जैसे जितने टाइम से मैं आपको जानता हूँ, अंकित तो ऑब्वियसली पहले से जानता है, बट जब से मैंने आपको देखा है एक ही जैसा देखा है। तो मतलब ये मैं उन लोगों के लिए पूछ रहा हूँ जो आप में देखते हैं और जो थोड़ा सा सक्सेस पाके काफ़ी ज़मीन को छोड़ चुके होते हैं। तो आप ज़मीन पे रहने के लिए क्या करते हो? मतलब हाउ एक इंसान हमेशा डाउन टू अर्थ रह सकता है, एक जैसा रह सकता है, सादा जीवन उच्च विचार टाइप? नहीं, ये मैंने एक स्टार्टिंग में किया था कि कृपा महाकाल की नाम हमारा। जब हम ये मान लें कि ये जो कुछ है ईश्वर का है, हम खुद भी ईश्वर के भाई, कब तक जिएंगे पक्का नहीं है ना। किसी को मालूम है किसकी कितनी आयु है, किसी की कितनी लाइफ है? तो घमंड किस चीज़ का भाई? किस चीज़ का घमंड कर रहा आदमी? और पैसे की बात करें तो मैं एक इस इंडिया के सबसे बड़े धनाढ्य व्यक्ति का उदाहरण दूंगा, धीरू भाई अंबानी। आज उनके बच्चे हैं दो, मुकेश, अनिल। धीरू भाई अंबानी इतना कमा के गए थे, इतना कमा के गए थे, 70 पीढ़ी लेट के खाती ना, लेट के फुल एंजॉय करके तो ख़त्म नहीं हो रहा था। और इन्होंने इतना कमा दिया कि 7,000 पीढ़ी खा ले। पैसे की कोई वैल्यू नहीं है, मगर वो आज भी डाउन पुअर है। मतलब मैं तो कुछ भी नहीं हूँ यार, मैं तो राई के बराबर भी नहीं हूँ, बल्कि उससे भी छोटा, मतलब एक छोटी बिंदु भी नहीं हूँ। राई भी बहुत बड़ी चीज़ हो गई है ना। तो वो डाउन पुअर है। तो ये पैसे का घमंड कौन और किसको दिखा रहा हूँ? हाँ, लग्जरी मैंने इसलिए बोला था कि यार फीलिंग अपने अंदर से अच्छी आती है और लोगों को आप प्रभावित करते हैं। आप अच्छे कपड़े पहनते हैं ना, शादी ब्याह में जाते हैं अच्छे कपड़े पहनते हैं, यार चाल बदल जाती है उत्कर्ष भाई, कॉन्फिडेंस फील करता कॉन्फिडेंस फील करता आदमी।
तो गोल्ड कॉन्फिडेंस नहीं देगा क्या आपको? आप वजन लेके चल रहे हैं साथ में। कई लोग मैंने देखे हैं कि अगर 100 ग्राम गोल्ड अगर उसके ऊपर पूरे शरीर पे लाद लिया है, उसने ब्रेसलेट पहन लिया है, चेन पहन ली है, एक जेंट्स की बात कर रहा हूँ, महिलाओं का तो एंड नहीं भैया, 500 ग्राम 1 किलो भी पहन के घूमे तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि भैया बनाई उनके लिए है, महिलाओं के लिए ही गोल्ड बना है। हमारे यहाँ एक कहावत है कि काली कलौटी औरत भी गोल्ड पहन के सुंदर दिखती है। मतलब एक काली कलौटी औरत को सुंदर बनाने का कोई काम करता है तो वो करता है सुनार, और उसको बोलते हैं सुनारी। 100 नारियों पे एक सुनारी, मतलब एक भारी। वो सुंदरता प्रदान करने के लिए अगर गोल्ड में यकीन मानना कि जो डमियाँ देखते हो आप, ब्लैक कलर की होती है, गोल्ड की ज्वेलरी लगा दो, दिखती है ना, सुंदर दिखती है कि नहीं दिखती? डमी ऐसे रख दो, काली दिखेगी ना, और गोल्ड ज्वेलरी देखने के बाद उसकी वैल्यू चमक बढ़ गई। डबल हो जाती है। तो ज्वेलरी पहन के तो भैया हर आदमी प्राउड फील करता है। और गोल्ड इन्वेस्ट अगर आप कर रहे हैं तो आप खुद भी सिक्योर हैं और आपके बच्चे भी सिक्योर हैं। अनाथ आश्रम और वृद्धाश्रम पता है कैसे बने? माँ बाप ने अपना सब कुछ बच्चों के नाम लुटा दिया, उनको पढ़ा दिया, उनको बड़ा बना दिया, खुद के पास कुछ नहीं रखा, खुद के पास कुछ भी नहीं रखा, प्रॉपर्टी भी उनके नाम पर दी, जेवर बेच बेच के उनको शादी ब्याह कर दिया या उनको पढ़ा दिया। सिर्फ व्यक्ति अपने लिए जेवर बचा के रख ले, सिर्फ व्यक्ति अपने लिए जेवर बचा के रख ले बुढ़ापे के लिए। साला कैसी भी बहू होगी इज्जत खूब करती है, खूब व्यवस्थाएं देती, जब तक सास के शरीर में जेवर होता है तो कभी भी उसको वृद्धाश्रम नहीं जाना पड़ेगा अगर उसके पास गोल्ड ज्वेलरी होगी। तो मैं व्यूअर से ये कहना चाहूँगा कि अपने जीवन में हमेशा गोल्ड खरीदें और उसको। हमारी मैक्सिमम ऑडियंस जो है ना वो 18 से 24 साल के युवा है, और युवा को क्या संदेश आप देना चाहते हो, या फिर उनको कैसे गोल्ड इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, उसके लिए क्या उनको रोड मैप बनाना चाहिए, क्या रूटीन बनाना चाहिए? शुभ लक्ष्मी योजना में इन्वेस्ट कर सकते हैं। वो ठीक है, नहीं वो अपनी जगह पे है। एक तरीका होता है एक तरीका जो उत्कर्ष भाई जो पूछना चाह रहे हैं वो आपके व्यूअर्स के बारे में पूछना चाह रहे हैं। एक यंग जनरेशन को क्या करना चाहिए अपने जीवन को सेव करने के लिए? उत्कर्ष भाई मैं समझ रहा हूँ यही क्वेश्चन है आपका, है ना, कि उसको क्या सेव। मैं कहूँगा गोल्ड बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है अभी उसके जीवन के लिए, एंजॉय करें मगर ईश्वर को आराध्य माने। और एक चीज़ मैं आपके व्यूअर्स को बताना चाहूँगा भाई कि देखो ये जो 300 किलोमीटर 200 किलोमीटर की जो जर्नी है आपकी, हाईवे 6 लेन, मोड़ आएंगे इसमें, और मोड़ से घबराना नहीं, कच्चा रास्ता आ जाए डरना नहीं। अगर गोल्ड है तो वो कच्चा रास्ता भी, वो मोड़ भी आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। बुरा समय हर व्यक्ति पे आता है, मतलब जब ईश्वर धरती पे आए, भगवान कृष्ण ले लो, भगवान राम ले लो, साक्षात हनुमान जो आज भी धरती पे हैं, तो इन्होंने तकलीफें नहीं देखी क्या? सब तकलीफें में आए। और यंग जनरेशन अभी इंजॉय के मूड में रहती है। मैं चाहता हूँ इंजॉय करें, अच्छा है, बट इस इंजॉय के साथ अगर वो 2 पैसा कहीं डालते रह रहे हैं तो भविष्य बहुत अच्छा होने वाला है, शानदार होने वाला है, उसको किसी का मुँह नहीं देखना पड़ेगा। और मैं ये कहूँगा कि अगर गोल्ड इन्वेस्ट करता है, देखिए SIP और ये जो कागज़ पत्तर में जो लोग बना देते हैं ना कि यार इसमें इन्वेस्ट कर दो, इसमें इन्वेस्ट कर दो, उससे अच्छा मैंने भी उत्कल भाई आपको भी उदाहरण दिया कि आप गोल्ड पहनो सिल्वर की जगह, फीलिंग चेंज होगी। मैं युवाओं से यही कहना चाहूँगा, साला एक कंगूरी पहन के घूमो। मैं अपनी जवानी की किस्सा सुनाता हूँ, बहुत बढ़िया। मैं जब कारीगर था, स्टार्टिंग की बात कर रहा हूँ, तो भोपाल की बात कर रहा हूँ, हम 6, 7, 8 दोस्त स्कूटर पे
संडे के दिन घूमने गए भीमबेटका। भीमबेटका देखी ना हम लोगों ने। तो 12 साढ़े 12 बजे हम चौक से निकले और भीमबेटका पहुंच गए 1-1:30 बजे के लगभग। और थोड़ी गर्मी थी, तो ऐसे ही चट्टानों के नीचे यहाँ बैठ के वहाँ बैठ के थोड़ा बहुत खाया पिया, मस्ती करे। तो एक फ्रेंड हमसे बोला कि पचमढ़ी चले क्या? हम भीमबेटका में बैठे हैं, बोले पचमढ़ी चले क्या? तो मुझे तो मालूम भी नहीं था, मैं नया नया था भोपाल शहर में। तो पचमढ़ी कितनी दूर है, मैंने समझा 2, 4, 5, 10 किलोमीटर और आगे होगी पचमढ़ी। तो मैंने कहा चलो क्या है वहाँ पे? बोले वहाँ बहुत झरने हैं, ये है वो है, बहुत ठंडक का माहौल है, मतलब हिल स्टेशन है वो। तो मैंने कहा चलो ना यार भाई, ऐसी जगह तो जाना चाहिए, गर्मी पड़ रही है। तो कुछ लोगों को मालूम था, कुछ लोगों को नहीं मालूम था। हमारे साथ सब कारीगरी थे हम लोग। तो मजाक मजाक में गाड़ियों पे बैठ के चलो पचमढ़ी, निकल गई यात्रा। 2-2.5 घंटे चलने के बाद मैंने कहा भाई कहाँ जा रहे हैं हम लोग? बोले पचमढ़ी। तो कितनी दूर है? बोले आ जाइए अभी। रात में शाम तक हम वहाँ पहुँचे हैं। और वो क्राइसिस का बता रहा हूँ मैं, उसमें क्या हुआ था यंग जनरेशन के लिए बताना चाह रहा हूँ कि अब हम पहुँचे तो वहाँ पे हमको रुकना भी पड़ा, ठहरना है। और हम भीमबेटका गए थे तो कोई हज़ारों रुपये जेब में रखे तो गए नहीं थे। सबके पास, किसी के पास 50, किसी के पास 100, किसी के पास 150, ऐसे ही पैसे थे। तो वहाँ पहुँचने के बाद मालूम पड़ा कमरा लेना पड़ेगा रुकने के लिए, पैसे नहीं है। सब ने इकट्ठे किए तो 700-800 रुपये सबके पास मिले। तो कमरे की व्यवस्था तो हमारी हो गई, मगर सुबह उठे तो खाने के लिए कुछ भी नहीं था, नाश्ते की व्यवस्था नहीं थी। और हिल स्टेशन आए हैं भाई, एक दिन तो रुको, टच करने थोड़ी आए, घूमेंगे तो सही यहाँ। तो एक हमारे बंदे के पास सोने की चेन गले में थी। हमने उस चेन को सब लोगों ने मिलके सुनार के यहाँ गए, अपना पूरा परिचय दिया, बेचा, उससे जो पैसा आया 3 दिन एंजॉय किया, पूरा हिल स्टेशन घूमा। ठीक है, एक ही जगह थी। हाँ 3 दिन बढ़िया घूमे, वापस आए, सब लोगों ने पैसा कॉन्ट्री किया, फिर से चेन खरीदी और उसके गले में बना दी। हमारा भी एंजॉय हो गया, उसकी चेन वापस हो गई। तो गोल्ड की जो पावर थी, गोल्ड की जो पावर थी वो उस समय, हम यंग थे, हमने वो किस्सा सुना है। आज भी गोल्ड पावरफुल है। आपका ATM कार्ड नहीं काम करेगा, सर्वर डाउन हो गया है, आपका मोबाइल काम नहीं करेगा, कहीं जाके नहीं किया, आपके पास पैसे नहीं बचे, अरे एक अंगूठी है ना, सुनार छोड़ो, आप किसी अनजान आदमी को भी बोलोगे ना यार मेरे पास अंगूठी है और मुझे पैसे की ज़रूरत है, वो दे देगा। गोल्ड इतनी पावरफुल चीज़ है, आधी रात को उत्कर्ष भाई ज़रूरत पड़ जाए, पड़ोसी का दरवाज़ा खटखटाना, भैया 60,000 की ज़रूरत है, 1 लाख की ज़रूरत है, मैं आपको कल तक दे दूँगा, तो शायद रखे होंगे, मना कर देंगे। मगर आप एक छोटी सी पोटली, बैग, पर्स गोल्ड का जिसमें थोड़ा बहुत सामान हो, वो आप लेके जाओ, पड़ोसी के पास लाओ, बोले यार ये सोना रख लो, अभी मैं बहुत मजबूरी में हूँ, सुबह मैं आपको ये पैसा ला के दे दूँगा, मुझे 1 लाख रुपये की जरूरत। पड़ोसी आपके साथ जाएगा, उठ के पैसा भी देगा और साथ में जाएगा, उत्कर्ष भाई क्या तकलीफ में चल रहा हूँ साथ में। सोना देख के, सोने की पावर इतनी होती है, गोल्ड हर आदमी को प्रभावित करता है। तो मैं आपके व्यूअर से यही कहना चाहूँगा, भैया थोड़ा थोड़ा खरीदो, सोना खरीदो। जैसे इंसान के लिए नींद जरूरी है, आराम जरूरी है, यानी कि सोना जरूरी है, ऐसे जीवन में जीने के लिए ये वाला गोल्ड भी बहुत ज़रूरी है। तो अंकल शुरू करते हैं, हम लोग कुछ रैपिड फायर क्वेश्चंस करेंगे जिसमें हम आपसे कुछ मज़ेदार सवाल, चटपटे सवाल हम आपसे पूछेंगे और हम उसका जवाब चाहिए आपसे एक शब्द या 2 शब्द में से ही चाहिए होगा सिर्फ। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले गोल्ड या फिर स्टॉक्स? गोल्ड। और इन्वेस्टमेंट या फिर इमोशंस? इमोशन। इमोशन। हॉलमार्क या फिर ट्रस्ट? ऑब्वियसली फिलहाल तो हॉलमार्क। 22 कैरेट या 24 कैरेट? 22 कैरेट बेस्ट। 22 कैरेट। ज्वेलरी, कॉइन्स या बार्स? ओनली फॉर ज्वेलरी, अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो सिर्फ ज्वेलरी। अच्छा, फिक्स प्राइस या नेगोशिएशन? लोगों को हजम ही नहीं होता है, सब्जी लेने जाते तो भी भाव करना।
तो सोने चांदी लेने आएंगे तो करेंगे नेगोशिएशन। डिजिटल गोल्ड या फिर फिजिकल गोल्ड? फिजिकल, ओनली फॉर फिजिकल। गोल्ड ईएमआई पे? अब मुश्किल है, मगर हमारे पास जो स्कीम है वो ईएमआई की तरह ही है, ईएमआई की तरह मिलना ही यूज़ कर मिलना है। सकते हैं। ठीक, नीचे के दो चार दो पूछ लो। महाकाल या गोपाल? अच्छा पूछो, उज्जैन या भोपाल? क्वेश्चन तो ये बताओ, बनता है। उज्जैन या भोपाल? उज्जैन या हाँ उज्जैन समय है और भोपाल शानदार समय है। तो आप क्या चुनेंगे? है जी, आप क्या चुनेंगे? समय के बगैर शानदार समय नहीं आ सकता। नमस्ते कुछ समय भोपाल, तो- ये एपिसोड यहीं से अब मैं जल्दी नमस्ते उज्जैन बनाऊंगा। ओके, तो वेडिंग गोल्ड में जरूरत या प्रेशर? जरूरत, बहुत ज़्यादा जरूरत है। हैवी ज्वेलरी या फिर मिनिमल लग्जरी? वो बजट का मामला है, उसमें हम आपसे पूछ रहा हूँ, मतलब अगर आप लोगे तो हैवी ज्वेलरी पहनना पसंद करेंगे या फिर मिनिमल लग्जरी में? लग्जरी, मिनिमम लग्जरी। ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज में प्रॉफिट है या लॉस है? ये हम ज्वेलर्स के बारे में पूछ रहे हो ना? हाँ, प्रॉफिट लॉस कुछ भी नहीं है, आजकल तो मशीनें लग गई हैं, सब कुछ ग्राहक के सामने और मिला के उसके सामने ही पूरा प्योर करके मशीन टेस्ट करके वैसे लेते, तो 100% उसमें कस्टमर का नुकसान बिल्कुल भी नहीं है। और पहले हम लोगों के पास रिस्क रहती थी, अब वो रिस्क मशीन और गलाने से ख़त्म हो गई है। ऐसे अगर देता है तो उसमें कस्टमर का लॉस ज़्यादा रहता है, ऐसे अगर क्लियर करके दे रहा है वो गला के और पकवा के दे रहा है तो वो कस्टमर भी सेफ है, हम भी सेफ हैं। पहले दोनों रिस्क पे थे, कस्टमर ज़्यादा रहता था, हम लोग कम रहते थे। फेस्टिवल में जो ऑफर्स आते हैं उसमें गोल्ड लेना कोई स्मार्ट मूव है या फिर मार्केटिंग में फंसने जैसा है? 100% मार्केटिंग में फंसने जैसा। गोल्ड तो मैंने आपको एक चीज़ बताई, जब मन करे ले लो, सस्ता महंगा और कम मैकिंग फलाना, ये सब ऑफर के चक्कर में मत पड़ो बिल्कुल। गोल्ड आप इन्वेस्ट कर रहे हो, ले लो, तुरंत ले लो। गोल्ड का भाव अभी और बढ़ेगा या स्टेबल होने वाला है? 100% बढ़ेगा, 1000% बढ़ेगा, 1,00,000% बढ़ेगा। कमाल है ना, लेकिन इन क्वेश्चन से भी पता चल जाती है काफ़ी सारी चीज़ें। मतलब अगर हम एक रैपिड फायर ना करके, जब हम नॉर्मल कन्वर्सेशन कर रहे थे, बहुत सारी अच्छी चीज़ें जो इस रैपिड फायर के कारण निकली कि भाई अब आप बताओ कि जैसे मार्केटिंग में फंसने की आपने बात करी कि गोल्ड जब भी लोग लेने जाते हैं तो फेस्टिवल्स में बहुत सारी स्कीम, बहुत सारे ऑफर्स देख करके लेते हैं, तो मतलब उससे कैसे बच सकते हैं लोग? और हम सबसे कम मेकिंग दे रहे हैं। हर ज्वेलरी ब्रांड का एक ही नारा होता है, हमसे अच्छा सोना और हमसे कम मेकिंग कोई नहीं दे देता। सकता। हाँ भैया, जब लड़की देखने जाते हैं ना हम लोग तो यही बताया जाता है कि इससे सब संस्कृत नारी पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं पैदा हुई है, हमारे घर में हुई है। ये जो नाश्ता आप खा रहे हैं सब इसी बड़ी बाजार के समोसे होते हैं, बताए यही जाते हैं कि ये इसीलिए बनाए है ना, तो वो एक तरह से हाँ, ये है कि घर जाने के बाद फिर आपका है जो मिल जाए वो आपको मिला है सूखी रोटी, है ना। खुशी गम दोनों एक साथ हैं, बिल्कुल। बट लव मैरिज इसी के दूसरा पार्ट हो गया। आपने सोचा समझा काम किया हुआ है, घर से निकले और डन, आज ज्वेलरी लेनी है, वो लव मैरिज है। और देखने गई लड़की तो पता नहीं क्या फंसा दिया उन्होंने दिखाया कुछ, Arrange marriage। दिया कुछ। ऑफर वाले जो होते हैं ना वो वही है, बेटी वाले दिखा रहे बढ़िया वाली, चाय भी इसी ने बनाई, खाना भी इसी ने बनाया, इससे बढ़िया कुछ हो नहीं सकता।
तो जीवन भर कहीं हंस नहीं सकता, जीवन भर रो सकता है। शादी के इस मोड पे जब हम वहाँ पहुंचे हैं, तुम वहां पहुंचे हो भाई, हमें क्यों घसीट रहे हो? अच्छा तुम्हें मालूम है एक उत्कर्ष सबसे खास बात, हाँ। अंकित हमारी स्कीम में विनर रहे। अच्छा, हाँ पता नहीं Lucky draw? तुमको, यस लकी विनर रह चुके हैं। अरे गजब, पता ही नहीं भाई और ने। शायद उस दिन जिस दिन इनकी सगाई थी, है ना, राइट। भाई मतलब देख रहे हो सब मतलब आपके भैया सामने। जो भी मजाक चल रही थी ठीक है, बाकी हमारी बहू बहुत भाग्यशाली है। बहुत भाग्यशाली। इंटर करने के पहले ही लक्ष्मी घंटी बजी और विनर हुए हमारे अंकित चौधरी। वही वाली बात है अंकल, आशीर्वाद है बस। 100%। देखो मैं हमेशा कहता हूँ लोग, उत्कर तुम भी कर लो शादी जल्दी। ये क्या बात हुई? ये ये क्या पॉडकास्ट बात है, पॉडकास्ट हो रहा नहीं है, ये हकीकत बता रहा हूँ। एक इंसान की किस्मत सिंगल होती है, जैसे ही दो लोग जुड़ते हैं, ये सगाई हुई है बट जुड़ चुके हैं ना, तय हो गया, भाग्य लक्ष्मी में भाग्य लक्ष्मी तुरंत डबल हो जाता है। दो लोगों का भाग्य एक साथ एक ही घर के अंदर 2 मंजिल मकान बनता है सीधा। डुप्लेक्स। यस मतलब जो लोग कतराते हैं ना कि यार शादी आ रहे, मैं कह रहा हूँ भैया जिस उम्र में भी हो शादी कर लो, यही जीवन का सत्य हो। बच्चे गलत सीख ले लेंगे, क्या बोल रहे हो आप? बच्चे 12-12 साल में बोलेंगे शादी करना है, फिर करा देंगे। 12-12 साल के बच्चे नहीं बोल सकते भाई, 12-12 साल के बच्चे शादी का क्यों बोलेंगे यार? फिर तो ऐसा है कि कोई बाल विवाह शुरू करवाओ, इसकी लड़की उसका लड़का भी पैदा हो ही नहीं, उसके पहले ही नामांकन संस्कार और शादी तय। मगर वो सब चीज़ें पुरानी हो गई हैं। मैं सिर्फ इसलिए बोल रहा था कि अभी एक उदाहरण बैठा है तुम्हारे साथ, भाग्य लक्ष्मी। भाग्य लक्ष्मी का। भाग्य लक्ष्मी योजना शुरू कर दें फिर? नहीं हमारे यहाँ वही है, शुभ लक्ष्मी। एक बार शॉर्ट में हमारी ऑडियंस के लिए आप तीनों स्कीमों को और साथ में जो नई प्रीमियम स्कीम है उनको आप थोड़ा सा एक्सप्लेन अगर करेंगे तो लोगों के लिए आसान होगा। जाने से पहले वो कुछ ऐसा लेकर जाए, शायद वो उनकी ज़िंदगी बदल दे। 5 साल से स्कीम चला रहे हैं, शुभ लक्ष्मी योजना। 5,000 पर मंथ जमा करना है। 10 महीने की स्कीम है। RBI से जो गाइडलाइन मिली है हम लोगों को, उस गाइडलाइन के आधार पे हमने इस स्कीम को बनाया है। 10 महीने में स्कीम ख़त्म हो जाती है। हर महीने आपको 5,000 रुपये इन्वेस्ट करना है। 100 लोगों की ग्रुपिंग होती है इसमें। एक ग्रुप जो है वो 100 लोगों का होता है। हर व्यक्ति ने 5,000 डाला। जनवरी से स्टार्ट होती है, अक्टूबर में ख़त्म। पहले महीने में ड्रॉ होता है जनवरी के अंदर। 5,000 सभी लोगों ने डाले होते हैं। किसी एक व्यक्ति का नाम खुलता है, जिसका नाम खुलता है उसको 5,000 नहीं 50,000 की ज्वेलरी मिल जाती है। 45,000 उसको आगे नहीं भरना रहते हैं। फरवरी में 99 लोग पैसा जमा करते हैं। फिर एक ड्रा होता है, ड्रा में जिसका नाम खुलता है उसको 50,000 की ज्वेलरी, आगे की इसने उसको भी नहीं देना है। मार्च के अंदर तीसरा ड्रा खुलता है। ऐसे करके 10 महीने में 10 ड्रा खुलते हैं और उसके बाद की उनको किस्तें नहीं देना होती है। 10वें महीने में एक साथ 10 एक्स्ट्रा ड्रा खुलते हैं। टोटल 100 लोगों में से 20 लोगों का ड्रा खुलता है। बाकी 80 लोगों का भी 1 रुपया कम नहीं हो रहा है। एंटरटेनमेंट, अरेंजमेंट, ब्रेकफास्ट, मतलब बहुत इवेंट, सारा खर्चा हम लोग वेयर करते हैं। और ये जो एक्स्ट्रा मनी लोगों को मिलती है वो भी इसी स्कीम का पार्ट है। और जुड़े, शानदार स्कीम है, 5 साल से चल रही है। आज तक कोई विवाद पैदा नहीं हुआ है। हर व्यक्ति खुश है और सबके सामने होता है। गवाह चाहिए तो मैं बैठा हूँ। गवाही, हाँ, सामने ही होता है सब कुछ। और मतलब पूरी पारदर्शिता रखी है। और जिस दिन ओपन हुआ उस दिन तो मैं था भी नहीं। बताओ, सबसे बड़ी बात हमारे यहाँ ये सिस्टम इसलिए ही खुल गया वो, जितने आधे से ज्यादा लोगों का खुलता है। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, लोग ऐसा रहती नहीं है। ऐसा उत्कर्ष, लोग होते भी तो हैं। उत्कर्ष ऐसा है कि 1200 लोग हैं, 400 लोग आए हैं, ज्यादा संख्या किसकी है? इवेंट में कम लोग आते ज्यादा संख्या किसकी है? नहीं आने वालों नहीं की। आने वालों। तो यार खुलेगा ना यार। मैं उसमें थोड़ी जिम्मेदार हूँ कि यार मैं उनको पहले से, हमें तो मालूम ही नहीं किसका खुलने वाला है, आपको भी नहीं मालूम है। और खोलती पूरा audience ही है। पूरा ऑडियंस खुलती है। खोलती भी ऑडियंस में गेम होते हैं, गेम में जो जीतेगा वो ड्रॉ करेगा। अब जैसे 25,000 वाली जो स्कीम आ रही है वो इन्हीं लोगों में से लोगों ने हमको प्रेरित किया, भाई कुछ
अलग करो, कुछ अच्छा करो। 50,000 में कुछ आ ही नहीं रहा है, कुछ तो बड़ा बड़ा करो। तो एक बढ़िया शानदार स्कीम लाए हैं, 25,000 में 2.5 लाख। सेम स्कीम है जैसी 50,000 वाली है, 5 में 50, वैसे ही 25,000 में 2.5 लाख है। इसमें सिर्फ हमने अमाउंट बड़ा होने की वजह से इसको लग्जरियस बनाया है। 3 स्टार होटल या बड़े रिसोर्ट्स के अंदर इसके ड्रा होंगे। प्लस हम एक कम्युनिटी तैयार कर रहे हैं इसमें 100 लोगों की, 100 कपल, मतलब पति पत्नी दोनों या 2 महिलाएं या 2 पुरुष जो भी इसमें इनरोल हो रहे हैं, उनका हम प्रमोशन कर रहे हैं। वो अगर कोई बिजनेस कर रहे हैं, वो कोई जॉब कर रहे हैं, या उनका कोई प्रोफेशन है, जैसे इसमें बहुत सारे अलग अलग कैटेगरी के लोग हैं। कुछ वकील हैं, डॉक्टर्स हैं, बिजनेसमैन्स हैं, बिल्डर्स हैं, और बहुत प्लम्बर है हमारा एक, बहुत शहर का नामी प्लम्बर है, शहर का नामी ठेकेदार है। मतलब इस टाइप के जो लोग हैं जो अलग अलग कैटेगरी से जुड़े हुए हैं, और सब हाई सोसाइटी मेंटेन कर रहे हैं, क्योंकि 25,000 रुपया आम आदमी नहीं भरेगा, और इसीलिए हमने उसको लग्जरी बनाया। इनका प्रमोशन कर रहे हैं, हमारे बंदे जाके इनके घर पे ऑफिस में जाके इनका वीडियो बनाएंगे। जैसे हम परिचय दे रहे हैं, वैसे उनका पूरा परिचय बाकायदा उस हॉल के अंदर स्क्रीन पे दिखाया जाएगा। 1.5 से 2 मिनट का उनका वीडियो बनेगा। 1 महीने में हम 12 से 15 लोगों को प्रमोट करेंगे। 7 महीने में लगभग 100 लोगों को प्रमोट कर चुके होंगे। 3 घंटे का प्रोग्राम करेंगे, आधे घंटे में ड्रा, 1 घंटे का हमारा प्रमोशन प्रोग्राम चलेगा, जो सभी लोगों के लिए फ़ायदेमंद होगा। और बाकी का जो 1.5 घंटा है, पूरी धमाल मस्ती, डांस, डीजे, गाना, खाना, सब फुल एंजॉय करवाने के लिए। मतलब इन्वेस्टमेंट के साथ में नेटवर्क यस, इसमें नेटवर्क, हम नेटवर्किंग ही दे रहे हैं। पूरे 100 लोग जो पूरे 100 लोग, हाई सोसाइटी नहीं वो 100 लोगों का तो प्रमोशन 100 लोगों के बीच में हो ही रहा है। ये जो 1200 लोग हमारे पास हैं, 12 ग्रुप, इनके जो प्रोग्राम होंगे वो अलग होंगे। उसमें भी उन लोगों को हम प्रमोट करेंगे, उनको स्क्रीन पे वहाँ भी, क्योंकि हमारे यहाँ अभी ऑडिटोरियम में प्रोग्राम कर रहे हैं, तो उसमें बड़ी स्क्रीन लगी हुई है, हमारा पूरा प्रोग्राम लाइव होता है वहाँ पे, तो उन लोगों को यहाँ भी प्रमोट करेंगे। ऐसा थोड़ी कि एक ही जगह प्रमोट होगा। मतलब कुल मिला के हम मार्केटिंग लोगों की करने वाले हैं, और अगर हम दूसरों को कुछ दे रहे हैं तो ऑब्वियसली हमको भी अच्छा ही मिलने वाला है। जय श्री महाकाल, कृपा महाकाल की, नाम हमारा। तो एट दिस एंड हम ये एपिसोड यहीं पे समाप्त करेंगे। मैं हूँ आपका होस्ट अंकित, और ये है मेरा दोस्त उत्कर्ष। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। MG Jewellers presents the awkward and uneasy show। साथ में हम इस एपिसोड को खत्म करने से पहले भाई एक बार बोलना चाहते हैं कि अंकल को हम लोग बहुत तहे दिल से थैंक यू बोलते हैं, इस एपिसोड के लिए नहीं, awkward and uneasy का साथ इतने सालों से देने के लिए, और शुरू करवाने से लेकर आज तक, क्योंकि अगर डे 1 पे हमको इनका सपोर्ट नहीं मिला होता तो शायद ये शो कभी शुरू ही नहीं हुआ होता। नहीं, ऐसा नहीं है कि उत्कर्ष, हर आदमी की मेहनत, कोई ना कोई तो साथ खड़ा है यार। जरूरी थोड़ी हम ही सबको सपोर्ट करें, पर वो कोई ना कोई खड़ा है, मगर ये एपिसोड आपकी मेहनत सीजन में जाके बनाया। नहीं तो हम फर्स्ट सीजन में भी ये एपिसोड रख सकते थे, हमने आउट ऑफ कर्टेसी ये वाला एपिसोड सेकंड सीजन में डाला, और हम बहुत बहुत थैंक यू करते हैं अंकल को कि वो इस एपिसोड में आए। खूब तरक्की करो, खूब नाम कमाओ पूरे देश में। नमस्ते भोपाल का नाम हो। अंकित चौधरी और उत्कर्ष गुप्ता इस शहर के ऑब्वियसली टॉप मोस्ट व्यूअर्सों में से हैं। इनके बाद बहुत लोग हैं। मैंने सुना है कि भी हमारे मुख्यमंत्री ने भी इनको कुछ अवार्ड दिया है। और या देखो, मैं सुनता नहीं, देखता भी, इन लोगों को फॉलो भी करता हूँ। सभी लोग फॉलो करें इन दोनों बच्चों को, खूब तरक्की करें ये लोग, और इनके व्यूअर्स भी खूब तरक्की करें, खूब माल कमाओ और सोना खरीदो। जय श्री महाकाल। सोना खरीदने के लिए विश्वास से भरा एक ही नाम, MG ज्वेलर्स। मिलते हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। जय श्री महाकाल।